हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लासेस में। आज अपना टॉपिक चला था गुप्त साम्राज्य। ये आज अपने सीरीज का छठा वीडियो है जिसमें मैं आपको गुप्त शासन की प्रशासन के बारे में सब कुछ बता दूंगा, जहां से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम नोट्स के आधार पर आपको सब कुछ पढ़ा देते हैं। अब चलते हैं अपने नोट्स की ओर। हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक हो जाएगा गुप्त साम्राज्य हो जाएगा। अपन बात कर रहे थे इन 17 पॉइंट के ऊपर, जहां से आपके गुप्त साम्राज्य के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। साथियों, ये आज अपने सीरीज का छठा वीडियो है जिसमें मैं आपको गुप्त साम्राज्य के प्रशासन और सामाजिक संगठन के बारे में सब कुछ बता दूंगा। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। यदि कोई बच्चा हमारी पीडीएफ डाउनलोड करेगा तो उसके साथ में टॉप क्लास के क्वेश्चन दे दूंगा। नीचे आपको लिंक दे दिया है। अब देखते हैं सामाजिक जीवन के बारे में सब कुछ देख लेते हैं। साथियों, अब देख लेते हैं सामाजिक संगठन के बारे में देख लेते हैं, जहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पितृ संतात्मक समानता साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रधान कौन हो जाएगा? पिताजी हो जाएगा। और इस समय वर्ण की व्यवस्था सर्वाधिक कठिन रूप में थी साथियों, यानी कि जो भी व्यक्ति किसी भी वर्ण में पैदा हो गया वो वही कार्य करेगा। इस प्रकार की व्यवस्था थी और ये मुख्य रूप से 4 वर्णों में फैला हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो आज भी चला आ रहा है। इस समय ब्राह्मणों की दशा में गिरावट आ गई थी, क्योंकि ब्राह्मणों में वर्ग की व्यवस्था लागू हो गई थी, यानी कि उपजातियां बनने हो गई थी। जैसे हो जाएगी उत्तर भारत में चतुर्थ ब्राह्मण हो जाएंगे, राजस्थान में श्री ब्राह्मण हो जाएंगे, गुजरात में नागर ब्राह्मण हो जाएंगे। इस प्रकार से ये उपजातियां बनने लग गई थी और अपने आप को अन्य ब्राह्मण की तुलना में सर्वश्रेष्ठ समझने लगे थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि उनमें भी डिवाइड होना प्रारंभ हो गया था और न्याय में भी ये वर्ण व्यवस्था दिखाई देने लगती थी। और ये न्याय व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था पहली बार शामिल किया गया था। आपने कभी गौर किया है? गांव में ये 5 प्रकार के लोग होते हैं जिसे पंच कहा जाता है। वो उनकी गांव की जितनी भी छोटी बड़ी परेशानी है ना, उसका वो निवारण करते हैं, यानी कि न्याय करते हैं। किसी भी व्यक्ति का हुक्का पानी बंद कर देते हैं, किसी भी व्यक्ति को गांव से बाहर निकाल लेते हैं। जो भी अपने न्याय करते हैं ना, जो प्रारंभ कहाँ से हुआ था? गुप्त साम्राज्य से प्रारंभ हुआ था और आज कहीं कहीं जगह पर ये मिल रहा है साथियों। अब कुछ और देख लेते हैं। और शूद्रों को परीक्षा के रूप में जहर पिलाया जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट, शूद्रों की एक परीक्षा होती थी, उसमें उनको जहर पिलाया जाता था और उसके बाद में ही उनको राज्य दरबार में प्रवेश किया जाता था। और इस समय शूद्रों में कई उपजातियां बनने लगी थी। जैसे अपने ब्राह्मण में उपजातियां बनने लगी थी, जैसे शूद्रों में भी उपजातियां बनने लग गई थी। जब वैश्यों ने किसी से नाता तोड़ दिया था, उस समय शूद्रों ने किसी का कार्य अपना लिया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, उस समय शूद्र किस प्रकार का कार्य करते थे? किसी का कार्य करते थे। और ये वैश्य किसी का कार्य छोड़ के ये व्यापार करने प्रारंभ हो गए थे। और इस काल में चावल एक अछूत जाति समझी जाती थी साथियों। अभी चावल क्या होता है? जो भी कोई मुर्दा होता है ना, उसको जलाने वाला व्यक्ति होता है, उसे कहा जाता है चावन कहा जाता है और उसे अछूत व्यक्ति जाना जाता था। और शूद्रों के अति 3 अन्य वर्गों को उपनयन संस्कार का अधिकार था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा भी जाता है। भानुगुप्त के एरन अभिलेख में सती प्रथा होने की जानकारी मिलती है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम बार सती होने का प्रमाण कहाँ से मिला हुआ है? तो ये एरन अभिलेख से मिला है, जो गुप्त साम्राज्य से हो जाएगा। और उस समय वह शासक कौन थे? तो भानुगुप्त साथियों। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये वाला क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया है, आगे भी आपसे पूछा भी जाएगा। और इस समाज में अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह का प्रचलन था साथियों। अभी क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ।
पहले देखते हैं अनुलोम विवाह, जिसमें महिला निम्न कुल की होती है और पुरुष उच्च कुल का होता है, उसे कहा जाता है अनुलोम विवाह कहा जाता है। और प्रतिलोम विवाह, जिसमें महिला उच्च कुल की होती है और पुरुष निम्न कुल का होता है, उसे कहता है प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। और उस समय ये इस प्रकार के विवाह होते थे साथियों। आप देख लेते हैं उस समय स्त्रियों की क्या क्या दशा थी। और उस समय स्त्रियों की दशा बड़ी दयनीय थी। और फरहान और हेंसा ने पर्दा प्रथा का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन उस समय पर्दा प्रथा चलती थी साथियों। और उच्च वर्ग की महिलाओं को शिक्षा प्राप्त की जाती थी और जिसे कहा जाता आचार्य कहा जाता था। इससे अगर आप यह समझ सकते हो कि केवल शिक्षा अपने उच्च वर्ग की महिलाओं को थी, निम्न वर्ग की महिलाओं को नहीं थी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसको क्या कहा जाता था? आचार्य कहा जाता था। और इस समय देवी दासी का प्रचलन बहुत ही ज्यादा था साथियों। देव का मतलब होता है भगवान और दासी का मतलब उनकी दासी होता है, यानी कि भगवान की दासी। यानी कि वो मंदिर में कहीं पे स्थान पे वो पूरा अपना जीवन गुजार लेती रही और अपने उसकी मंदिर में जो भी ब्राह्मण है वो उनकी पूरी उम्र सेवा करती रहती है और वहीं पे वो मर जाती है। इस प्रकार की ये देवी दासी प्रथा प्रचलन थी साथियों। और इसका प्रमाण मिलता है मेघदूत के कालका के शिव मंदिर में एक देवदासी का जिक्र मिलता है साथियों, जहाँ पे अपनी पूरी जिंदगी वहीं पे गुजार देती थी साथियों। इस प्रकार की प्रथा लागू थी। और इस समय मनुस्मृति में स्त्रियों को केवल घर की चार दीवार के अंदर रहने को बाध्य किया गया था। यानी कि आप समझ सकते हो कि इस समय स्त्रियों की दशा बिल्कुल खराब थी साथियों। वो केवल घर में या रह सकती थी, शिक्षा तो कभी भी नहीं ले सकती थी। इस प्रकार की ये व्यवस्था थी। ये अपने समाज चला है, गुप्त समाज का काल चल रहा है। अब देख लेते हैं गुप्त शासन के प्रशासन के बारे में सब कुछ देख लेते हैं। यहाँ से आपका 100% एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मौर्य प्रशासन का जहाँ शासन का केंद्रीकरण किया गया था, लेकिन गुप्त प्रशासन का विकेंद्रीकरण करना प्रारंभ हो गया था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं गुप्त काल के अधिकारी के बारे में देख लेते हैं, जहां से आपका 100% एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपको याद होना चाहिए। पहला हो जाएगा महासेनापति हो जाएगा, जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है। दूसरा हो जाएगा महामात्य हो जाएगा, जो प्रशासन का अधिकारी होता है। तीसरा हो जाएगा रणखाड़ा नागर हो जाएगा, जो सैनिक आवश्यकता को पूर्ण करने वाला अधिकारी हो जाएगा। चौथा हो जाएगा महादंड नायक हो जाएगा, जो युद्ध तथा न्याय विभाग का कार्य देखने वाला अधिकारी हो जाएगा। और ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। आपको ये सारे के सारे अधिकारी याद होना चाहिए। और महाबली दृक्ष हो जाएगा, जो सेना की नियुक्ति करने वाला अधिकारी हो जाएगा। और छठा हो जाएगा महासदी विग्रह हो जाएगा, जो युद्ध शांति तथा विदेशी नीति का प्रधान हो जाएगा। सातवां हो जाएगा महाअक्षय पटेल हो जाएगा, जो अभिलेख विभाग का प्रधान हो जाता है। आठवां होता है अग्रहारिक हो जाएगा, जो दान विभाग का प्रधान होता है। और नवा होता है महाप्रतिहार होता है, जो राज प्रशासन का मुख्य सूचना अधिकारी होता है। और नवा होता है दंड पारिक होता है, यानी पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता है। और 11वां होता है विनय स्थिति स्थापक होता है, जो धर्म संबंधी मामलों का प्रधान तथा सार्वजनिक मंदिर का प्रधान होता है। और 12वां होता है महापुलिपति होता है, जो हाथी का सेना का प्रधान होता है। और 13वां होता है भट्टास्वर पति होता है, जो पैदल सैनी और घुड़सवार का अध्यक्ष होता है। और 14वां होता है टीनिक होता है, जो मार्गपति या सड़क की देखरेख करने वाला अधिकारी होता है। और ये 14 के 14 आपसे हर बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अधिकारी के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। यदि आप ये वाले 14 के 14 पॉइंट आपको याद हो जाए
तो आपका गुप्त प्रशासन के माध्यम से एक यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है जो इम्पोर्टेंट है। आप ये वगैरह कहीं पे भी लिख लो वगैरह या स्क्रीनशॉट ले लो, आपका जरूर से जरूर फायदा हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। गुप्त काल में एक अनोखी व्यवस्था रहती थी जहां पे पद वंशानुक्रम होता था और प्रांतों को देश अवनी या भक्ति कहा जाता था और उसका संचालन ऊपरी के द्वारा किया जाता था। प्रांत को क्या कहा जाता? देश अवनी या भक्ति कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप चीज नोट रखना। और प्रांतों का विभाजन जिला यानी विषम के आधार पर किया जाता था और इसका अधिकारी विषपति कहलाता था और विषपति की नियुक्ति ऊपरी के द्वारा की जाती थी और उपपद की नियुक्ति सामान्यतः शाही युवराज के द्वारा की जाती थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। विषपति का अपना कार्यकाल होता था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट। विषपति ना उसका कार्यकाल निर्धारित किया गया था, 3 वर्ष होगा या 5 वर्ष होगा या 2 वर्ष होगा, इस प्रकार से कार्यकाल निर्धारित किया जाता था और इनका सारों का लेखा जोखा करने वाला व्यक्ति होता है पुस्तकपाल कहलाता था साथियों। और जिले का विभाजन गांव में किया जाता था। यदि भी कुछ क्षेत्रों में विशेष विभाजन गांव के समूह में किया जाता था जिसे कहा जाता पेट कहा जाता था और गांव का प्रधान ग्रामिक कहलाता था। और कुछ प्रांत ऐसे भी थे जिसे देश का भी दर्जा प्राप्त था तथा और उसका प्रशासनकर्ता उपरीक न होके गोप कहलाता साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कुछ आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं नगर प्रशासन के बारे में देख लेते हैं। गुप्त काल में कई बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ है और इस नगर का प्रशासन कुछ अधिकारियों को दिया गया था और जिसे कहा जाता पुलपात कहा जाता साथियों। और यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नगर प्रशासन का अधिकारी कौन हो जाएगा? पुलपात हो जाएगा। और उस समय नगर पालिका की व्यवस्था थी और वो स्थानांतरण की जाती थी। अब देख लेते हैं स्थानीय शासन देख लेते हैं, यानी कि गांव का शासन देख लेते हैं। और उस समय की सबसे छोटी इकाई गांव हो जाती है और जिसका अधिकारी ग्रामपति या ग्राम कहलाता था। अब देखते हैं न्याय प्रशासन। उस प्रकार की न्याय की व्यवस्था किस प्रकार से थी? राजा सर्वोत्तम न्यायाधीश कहलाता साथियों, यानी कि राजा का न्याय अंतिम हो जाता है। राजा के न्यायालय को सभा, धर्मस्थल, धर्म अधिकारी कहा जाता था। और नागर स्थिति में गुप्त काल के 4 प्रकार के न्यायालय दिए गए थे। कुल, सैनी, गण, राजकीय न्यायालय, ये 4 प्रकार के न्यायालय दिए गए थे जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। और इसी के साथ ये वाला आपका टॉपिक पूरा हो गया। कल आपका एक दूसरा वीडियो आएगा और उसी के साथ आपका गुप्त साम्राज्य पूरा हो जाएगा साथियों। और अगर मैं बात करूं, आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन अधिकार के रूप में पूछे जाते हैं साथियों, जो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि दोस्तों आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ यार शेयर तो आपको करना ही है। अब मिलेंगे कल एक वीडियो में जिसके साथ आपका गुप्त साम्राज्य पूरा हो जाएगा।